we also see in a 5 to 10 minutes at the same part, and I will provide that notes also about a C program execution life cycle. So in the first case, first आंसर, जैसे मैंने इसको और बताया है, फर्स्ट आंसर में हमने ये एक फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर देखा था. So that was a little bit confusing or little bit complex, right? We have to remember multiple things. So if you remember it, then it's quite good. Otherwise, we will have another simple solution, and with that, we can cover that topic also, and we can cover 3 marks question also. Actually, this question is asked for the 7 marks or 14 marks in an offline exam. But if the question is asked for 3 marks or 4 marks, then we can answer like this. The diagram is of only 4 to 5 steps are there. There is an editor, IDE, in which we are writing source code, then a preprocessor, compiler, linker, loader, and CPU. So if we are comparing these answers from the E. Balaguruswamy and the C programming by Pradeep Day and Manush Ghosh, anyone is having that book? Pradeep Day and Manush Ghosh, C programming. Anyone? लाइब्रेरी से आपको बुक मिली है क्या किसी को? नो वन? ओके ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ यस, और लास्ट टाइम किसी ने बताया था मुझे कि किसी को एनसी सी की बुक मिली है, किसी को सी प्रोग्रामिंग बाय प्रदीप डे एंड मानस घोष. ठीक है, तो वो भी मैंने देखी. तो उसमें एक सिंपलेस्ट उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल का. तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज बोथ बुक्स आर इन योर सिलेबस, इन योर करिकुलम, सो वी कैन कंसिडर इट. एक्चुअली जो हमारे बाल गुरु स्वामी में जो स्ट्रक्चर दिया था, that was completely based on a Unix operating system, right? So we can consider that also. But when you are writing for an exam purpose, we have to consider the Windows operating system. Okay, if you are writing for Unix, you have to specify it. But in general, while we are writing the answer in our C programming or computing fundamentals and C programming, that particular subject, in that case it is completely related with E. Balaguruswamy, and E. Balaguruswamy is having Unix, Linux, and Windows. All three approaches are there, right? So for understanding perspective and for easy, if we are want easy answer, so in that case Windows is preferably quite good, right? So जिसमें अब सभी को पता है कि फॉर्मेट करते हैं हम सिस्टम को, राइट? फॉर्मेटिंग पता है सबको. मोबाइल को भी फॉर्मेट करते हैं, लैपटॉप को भी करते हैं, डेस्कटॉप को भी करते हैं. पता है फॉर्मेट? एनीवन? यस. सो एग्जैक्टली क्या करते हैं हम? फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी क्या करते हैं? एनीवन? राइट. अगेन एनीथिंग? एग्जैक्टली. यस, एक्चुअली फॉर्मेटिंग इज जस्ट व्हाट पहला जो बताया है, शायद तेजस ने बताया. सो इट इज़ करेक्ट, फ्री अप द स्पेस. बिकॉज व्हाट हैपन, many times it happens that multiple softwares that we download, but we forgot that to uninstall it, so they acquire the space. ऐसे कई कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर कभी कभी अननोइंगली डाउनलोड भी हो जाते हो हिडन कुछ प्रोग्राम्स के साथ. जैसे अगर आप कोई म्यूज़िक डाउनलोड करना चाहते हो, सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसका एक अलग से ब्राउज़र आता है, या फिर एक मेनू बार आता है, या फिर उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, तो वो डाउनलोड करना पड़ता है. तो गाना डाउनलोड करने से पहले वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है.
सो दैट मे हैपन। तो इसकी वजह से रैम हमारी यूज़ हो जाती है अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स के द्वारा। बहुत से सॉफ्टवेयर उसको कंज्यूम कर लेते हैं रैम को, और हार्ड डिस्क में भी बहुत सी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। सो इन दैट योर सिस्टम गेट्स हैंग और उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होना चालू होता है। देन वी डू द फॉर्मेटिंग। So while we are doing the formatting with the help of Windows, it is just require one CD or pen drive. We will boot it, restart करते हैं हम उसको, और नेक्स्ट 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 करते करते दो चार ऐसे स्टेप्स रहती है जो इम्पोर्टेंट, आप फॉर्मेटिंग कर देते हो। ड्राइवर जो आपने आपके पेन ड्राइव में रखे होंगे वो इंस्टॉल भी कर लेते हो। दैट इज़ अ क्वाइट ईजी। अगर आप एक आधा वीडियो भी देख लेते हैं कि भाई फॉर्मेटिंग कैसे करना है यूट्यूब पर, देन वी कैन डू द फॉर्मेटिंग एट योर ओन होम, एट योर होम। तो ये जो मैकेनिज्म, इसके पैसे भी लेते हैं मार्केट में, 200-300 रुपये लेते हैं कि सिस्टम को फॉर्मेट अगर करना है, सो दैट वी कैन सेव। बट वाइल वी आर इंस्टॉलिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, it requires some particular instructions. We have to give the specific instruction, or we have to follow the particular procedure. Then and only then Linux can be installed properly. Otherwise, if we are not following that instruction, or if we violate that instruction, in that case it will not work properly. So this comparison in between the Linux, Unix, इन दोनों की विंडोज़ के साथ अगर करते हैं तो विंडोज़ क्वाइट ईजी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लैंग्वेज। तो हम भी वही ट्राई करते हैं कि हम विंडोज़ बेस ही हमारा जो भी लैंग्वेज की प्रिपरेशन है वो रखते हैं, ठीक है। देन इन दिस पर्टिकुलर C program execution life cycle, higher level program must be translated into the low level, so that I am reading the particular point which is written as a or। ये or में आप इसको consider कर सकते हो। Either you have to draw the flowchart, or you have to draw this particular step by step structured based particular diagram. So higher level program must be translated into the low level. That means low level means binary, and binary is nothing but the zeros and one, so that the machine can understand C compiler or translator or interpreter are used to convert the higher level program to the low level. It means that the both way communication will be there, high level to low level and low level to हाई लेवल, ठीक है। ये कम्युनिकेशन होता है कंपाइलर, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर के थ्रू। सो हाउ इट विल प्रोसीड, दैट मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ few steps or few components। that first step is write a source code। हम जो भी सोर्स कोड लिखना चाहते हैं, जो हमको डिजायर्ड है आउटपुट, उसके लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड है दैट वी विल राइट। देन प्री प्रोसेसर, जैसे हमने कल डिस्कस किया कि हैश इज नथिंग बट द this this one is हैश, ठीक है। हैश को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं। व्हाट इट टेल्स टू द प्रोसेसर, that we have to include stdio.h header file into the program। ये जो हैश सिंबल है ये बताता है that we have to include stdio.h header file into the current program। that is the role of a preprocessor। after that, step 2, after third step is compilation। so compiling is just what exactly, जो आपका source code है that will be converted into the object code। it is denoted by the .obj or .o, right। then after a successful compilation, if there is a error, again जो आपका previous flowchart है वही part इसमें हम बता रहे हैं, but it is a hidden। उसमें उन्होंने डायमंड शेप का जो एक ब्लॉक लिया था, this diamond shape, that after compilation there is a syntax, and that syntax will be checked whether it is an error or not। if it is an error, then it will go back। if there is no error, in that case it will come down, ठीक है। so once compilation is done, object code is made, and that object code will be linked with the help of a link edit or linker। once the linking is done with the system library, loader came to the account, and loader loads that particular part of a program into the memory।
right? Memory or CPU, we can say that. And once it will be loaded, CPU can execute with the help of a memory management unit. अब इसमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसलिए है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसको कुछ ना कुछ स्पेस लगेगी एग्जीक्यूशन के लिए, जगह लगेगी, तो वो दी जाएगी सीपीयू द्वारा मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, एंड देन यू कैन get the output at the end. So step 2, step 3 and step 4, these are built in steps जो ऑलरेडी कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर की तरफ से होती है या फिर सिस्टम की तरफ से होती है. लेटर ऑन द रनिंग स्टेप्स दैट आर नथिंग बट द लोड एंड एग्जीक्यूट. We will see in detail what they are saying. In editor, or this section or this particular part is the first step. While writing the source code of the program, there must require any editor like IDE और नोटपैड. जैसे हमने कल देखा था कि नोटपैड में भी लिख सकते हो आप. सम डॉट सी नाम का एक मैंने नोटपैड में एक प्रोग्राम लिखा था. दैट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द सम ऑफ टू नंबर्स, राइट. देन नोटपैड में या फिर आप ऑनलाइन भी लिख सकते हो. इट इज़ पॉसिबल with the help of onlinegdb.com, where we can write own source code and save it by using the source code.c and headers.h. तो header तो हम .h से ही लिखते हैं, but the file in which we write the source code, that should be saved with an extension .c, क्योंकि हम c यूज़ कर रहे हैं. अगर C++ यूज़ करते थे तो एक्सटेंशन विल बी CPP, राइट. अगर हम जावा यूज़ करते थे तो एक्सटेंशन विल बी .java. ठीक है, तो ये फिक्स है एक्सटेंशन. सी में सी का एक्सटेंशन रहेगा, CPP में C++ में CPP रहेगा, जावा में जावा रहेगा. The next part is processor. In this section, the source code includes the file and replace the symbols and send to the next section. जो हैश का मीनिंग है वही उन्होंने बताया है कि वो इंक्लूड करता है फाइल को, और जो सिम्बॉल्स है, जो रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स है, वो फिर सेंड कर देता है नेक्स्ट सेक्शन को, दैट इज द कंपाइलर सेक्शन. नाउ इन द केस ऑफ कंपाइलर सेक्शन, इट विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट कोड, that is obj.obj or .o files, and then it sends to the linker. Now the linker came into the account to execute or to link the object code into the static libraries. Now this word is very important. Can anyone tell me that what is the difference between static and dynamic? Am I audible? Hello. हाँ, so static और dynamic के रिलेटेड कोई कुछ बता सकता है कि किसको हम स्टैटिक बोल सकते हैं, किसको डायनामिक बोल सकते हैं? एनीवन? Right, exactly. So when we are talking about our, in terms of our language, C language, static means जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या फिर वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या? नो, सर्टनली नॉट. 3.14 वही रहेगी, उसके आगे के डिजिट छोड़ दीजिए, बट 3.14 विल बी द सेम. ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू वो भी सेम रहेगी. So these are the static values. ठीक. But area of a circle, right? Area of a circle किस पे डिपेंड करेगा? फॉर्मूला पे. फॉर्मूला में क्या? फॉर्मूला में जो आप टर्म्स यूज करोगे उसकी वैल्यू बदल गई तो उसका एरिया भी बदलेगा. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, देन any measurable things like if you are having a length length of a tree, ये क्या है? स्टैटिक है क्या? नहीं, इट्स डायनेमिक. वो बढ़ती जाएगी, करेक्ट. So anything that will not be constant or will not be as it is, that is treated as a dynamic. ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं डायनामिक मोशन. इन टर्म्स ऑफ व्हाट? तो उसकी ग्रोथ हो रही है. ठीक है, आइदर एनी वन ऑफ द सेंस, राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, अगर आप जो लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो
सिस्टम की जो लाइब्रेरीज है, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि सिस्टम लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज यानी क्या, तो उसमें जो भी फंक्शंस लिखे गए हैं ऑलरेडी, दैट विल बी यूज्ड इन द योर प्रोग्राम। जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें वो एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। सो फॉर दैट द लिंकिंग शुड बी देयर, करेक्ट। यानी जो अपने कॉलेज में लाइब्रेरी है उसमें से अगर आपको बुक्स एक्सेस करने हैं, ठीक है, तो आपको क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो कॉलेज में एडमिशन देनी पड़ेगी। वंस यू हैव टेकन द एडमिशन, वी हैव टू गो टू द लाइब्रेरी, वी हैव टू फिल द वन फॉर्म। शायद सभी ने एक फॉर्म भरा होगा, उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी। एनीवन रिमेंबर फॉर्म भरा है? यस। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद सिग्नेचर वगैरह की होगी, आपको एक कार्ड दिया होगा, बोरोवर टिकट नाम का, बीटी, ठीक है। तो शायद सभी को मिला नहीं मिला, आई डोंट नो, बट बोरोवर टिकट नाम का एक कार्ड मिलता है, या फिर आपका एक अकाउंट बनता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में एक अकाउंट बनता है और आपको कुछ बुक्स असाइन की जाती है, ठीक। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ कि हर साल या फिर हर सेमेस्टर को आपको एक फिक्स अमाउंट में बुक्स मिलेगी, 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, जो भी है, ठीक है। तो 4 बुक्स अगर आपको मिलती है, so what we are doing, we are accessing the libraries for the books, but for that we have to follow the one procedure, that means we have to link yourself with the library। अब वो लिंकिंग कैसे होता है? जब आप आपको खुद को एनरोल करते हो लाइब्रेरी में। यहाँ पे भी जब ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, ऑब्जेक्ट कोड को लिंक किया जाता है स्टैटिक लाइब्रेरी के साथ। so that static library means whatever the functions, methods or set of instructions that are written in the library, that will not be changed. Out of that, those are necessary, that will be linked up with the object code। जो भी necessary है वो कौन डिसाइड करेगा? ये लिंकिंग मैकेनिज्म, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोसेसर। ये काम किसका है? प्रोसेसर का है, कि भाई सिस्टम में इतनी सारी लाइब्रेरीज है, इसमें से कौन सी लाइब्रेरीज हमको प्रोग्राम को देनी है, वो हम उसको दे देंगे। और ये लिखा हुआ कहाँ पे रहेगा? आपके प्रोग्राम में ही लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि आप हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिख रहे हो ना। तो ये जो क्या है, डॉट एच, ये एक हेडर फाइल है, इसको ही आप बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। उस हेडर फाइल में जो कुछ भी कंटेंट होंगे वो एज इट इज़ आपके प्रोग्राम में ऐड ऑन हो जाएंगे। उसके बाद कोनियो डॉट एच अगर आप लिखते हो, आयोस्ट्रीम डॉट एच अगर आप लिखते हो, मैथ डॉट एच अगर लिखते हो, तो ये जो भी हेडर फाइल्स है वो ऑलरेडी आपके सिस्टम लाइब्रेरीज में डिफाइन की गई है, एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड। ऑटोमेटिकली मीन्स with the help of this linker, that will be link। Once that linking will be established, that creates executable code, that is .exe। सबसे पहले क्या था? तो सैम्पल कोड था, सोर्स कोड था, देन it will convert after the compilation object code, then it will link and convert it into the exe। Now that exe loader will load the executable code by using the shared libraries, which is having the extension .dll and .so। so means source and dll means libraries, okay? So that particular file and sends to the CPU for the execution according to the user input and returns the output। So it is quite मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, बहुत कॉम्प्रेस करके इसको लिखा गया है, डिज़ाइन किया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। एक डायग्राम है सिर्फ, जिसमें 6 स्टेप्स है। IDE मीन्स एडिटर, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, CPU, ठीक, एंड आउटपुट, वी विल गेट द आउटपुट। स्टेप्स दी गई हैं एंड उसमें से 3 स्टेप्स बिल्ट इन है, 2 स्टेप्स रनिंग में होती हैं, ठीक, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है 2-2 लाइन्स। तो इट इज़ क्वाइट शॉर्ट आंसर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। एंड ये जो आंसर है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब ये क्वेश्चन में किसी को कन्फ्यूजन है? सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल, एनीवन?
any point that we want to ask related to it, because this topic is almost 7 to 8 times asked in the exam. अभी आपकी एग्ज़ाम जो दोनों मोड में रहेगी है ना, ऑफलाइन मीन्स आपको पेपर पे भी लिखना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। तो मे भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से आ भी सकता है। ठीक है, आएगा ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आएगा ही ऐसा। ठीक है, पेपर वगैरह लीक नहीं होने वाला है आपका, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बेस है पूरा। दैट्स वाई दैट एवरीवन शुड नो अबाउट द सी program execution life cycle, right? So everyone understood it? Okay then, okay, we'll just recall it. हाँ, yes, कर लेंगे। Okay, okay. So in this C program execution or execution of a C program life cycle, first we have to type the code, that means the source code. आपको क्या टाइप करना पड़ेगा? सोर्स कोड टाइप करना पड़ेगा। वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग, माय वॉइस इज नॉट क्लियर। एम आई ऑडिबल राइट नाउ? ओके, कभी कभी हो जाता है आगे पीछे। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द सोर्स कोड। अब सोर्स कोड यानी क्या? इट जस्ट लाइक अ जो अपने प्रोग्राम की, मैं आपको प्रोग्राम भी बता देता हूँ। सम डॉट सी का कल मैंने लिखा था। दिस वन एंड राइट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ओके, नाउ बोथ स्क्रीन्स आर विजिबल। ओके, so when we are considering the editor means where we can type, where we can delete, alter whatever we want to do with that particular text, that is the editor, और उसको IDE भी बोलते हैं। ठीक है, so in that IDE we are writing the source code. Source code is nothing but the this particular pattern, that hash include stdio.h। अब कोई ये बोलेगा कि सर सबसे पहले आप ये बताइए कि hash include ही क्यों लेना है। ठीक है, so the answer is when we are writing anything in terms of a C language, तो C language ये जो है ये structured language है, इसमें steps follow की जाती है, पहली बात। और दूसरी बात कि C language को convert होना है machine language में, so that machine can understand it। और machine language क्या होती है? Binary language। तो उसका जो syntax है वो fix है। When we start the first question, that documentation section, then उसके बाद कौन सा था? Documentation section, then we are having link section, then definition section, then global declaration. I am confusing the definition and global declaration. पहले definition है, बाद में global declaration। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं अगर इसको एक नाम दे दूँ, sum of two numbers, sum of two numbers। ठीक है, ये क्या हो गया? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। Later on linking section, so linking can be made possible with the help of this header file, right? क्योंकि ये हेडर फाइल लिखते हो आप, तो हेडर फाइल ये जो मैं बता रहा हूँ आपको stdio.h, ठीक है, इसी नाम से एक फाइल आपके सी के जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है, stdio.h इस नाम की फाइल। ठीक है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या फिर उस पर्टिकुलर सी के कंपाइलर में। कंप्यूटर में नहीं रहती है, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं। टर्बो सी नाम का जो सॉफ्टवेयर है या फिर नेटबीन्स है, उसमें भी आप कर सकते हैं एग्जीक्यूट, जावा के प्रोग्राम्स होते हैं एग्जीक्यूट, या फिर ऑनलाइन gdb.com है, उसमें भी ये फाइल ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है जिसका नाम रहता है stdio.h। तो उसको आप क्या कर रहे हो? लिंक कर रहे हो आपके प्रोग्राम के साथ, उसका नाम लिख रहे हो, वहाँ से वो फाइल एज इट इज़ आपके प्रोग्राम में लिंक हो जाएगी। देन डेफिनेशन, इन केस ऑफ अ डेफिनेशन वी आर हैविंग अ मेन फंक्शन। ठीक है,
तो मेन फंक्शन का रोल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेन फंक्शन अगर नहीं है प्रोग्राम में तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मेन फंक्शन। ठीक है, उसका नाम ही खुद का क्या है, मेन। और विद द हेल्प ऑफ दैट मेन फंक्शन वी कैन हैव अ डिक्लेरेशन सेक्शन एज वेल एज एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ये दोनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहती हैं, क्योंकि आप कुछ डिक्लेयर ही नहीं करोगे, वेरिएबल्स ही नहीं लोगे, तो आप एग्जीक्यूट क्या करोगे। सो दैट्स वाई दिस मेन सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर ऑन द ग्लोबल डिक्लेरेशन इट इज़ नॉट मैंडेटरी, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सब प्रोग्राम सेक्शन दैट इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर आउटपुट, आउटपुट की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो डिफाइन किया जाता है। नाउ when you have typed the source code, the next step is preprocessor. That preprocessor means hash. Hash is treated as your preprocessor, where that preprocessor tells the processor to include the stdio.h header file, and that will be linking with your code. ठीक है, देन अब यहाँ पे कंपाइलिंग का जो एक मैकेनिज्म है वो मैं आपको ऑनलाइन ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में टर्बोसी नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो इंस्टॉल नहीं है। एक्चुअली पिछले बार इंस्टॉल किया था, बट इट गिव्स द एरर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ठीक, तो उसके रिलेटेड सिमिलर मैं अब सर्च कर रहा हूँ, बट जो ऑनलाइन कंपाइलर है दैट कैन बी कंपाइल इजीली। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर का अगर हम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन जीडीबी, ऑनलाइन कंपाइलर, so with the help of that we can compile the particular program, मीन्स रन कर रहे हैं यानी क्या करते हैं उसको आप कंपाइल करते हो। ठीक है, दोनों प्रोसेस एक साथ होती है उसमें। तो कंपाइलिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रनिंग। सो स्टेप 3 इज द कंपाइल। आफ्टर कंपाइलेशन ऑब्जेक्ट कोड इज क्रिएटेड, यानी ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है इसका एक ओबीजे नाम की एक फाइल बनेगी, यानी सम डॉट सी है तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा सम डॉट ओ बी जी, और सम डॉट ओ भी हो सकता है, ओ बी जी और ओ बोथ आर इक्वल। दैट विल बी गिवन टू द लिंकर टू लिंक दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, और उसके जो हेडर फाइल्स है वो फाइल्स इन दोनों के बीच में लिंकिंग एस्टेब्लिश की जाती है। सो वंस द लिंकिंग विल बी एस्टेब्लिश, जैसे प्री प्रोसेसर ने बताया था कि इसको इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर लिया हमने, बट लिंकिंग किया है क्या, नहीं, लिंकिंग नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड स्टेज ये सिर्फ इंक्लूड करने का काम करेगी जो प्री प्रोसेसर ने बताया होगा, बट द फोर्थ स्टेज विल एक्चुअली लिंक अप दिस टू पार्ट्स, योर प्रोग्राम एज अ सोर्स कोड एंड योर हेडर फाइल जो आपके कंपाइलर सी के बिन में होंगी या फिर सी के सॉफ्टवेयर में होगी, इन दोनों को वो लिंक करता है। वंस इट विल बी लिंकिंग, it will load that particular part which is a object code, जो ऑब्जेक्ट कोड आपने बनाया है कंपाइल करने के बाद, दैट विल बी लिंक विद द स्टैटिक लाइब्रेरीज। अब इसमें भी लाइब्रेरीज क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंटीजर INT ये हमने लिखा है यहाँ पे, INT बाद में इक्वल टू, बाद में एडिशन, बाद में प्रिंट एफ, ठीक है, बाद में ऐसी डबल कोट्स, %d। %d क्या है ये अभी फ़िलहाल तक आपको नहीं पता है, % यानी क्या है। सर ने लिखा है, मैंने लिखा है, तो आपने बोला ठीक है चलो %d है, ठीक है। इट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर। अभी एक्सेस स्पेसिफायर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सो दैट ऑल आर डिफाइंड इन योर स्टैटिक लाइब्रेरीज। सेमीकोलन का मीनिंग क्या है, ये जो दो ब्रैकेट्स दिए हैं मैंने, सेमी सर्कुलर ब्रैकेट्स आफ्टर द मेन दैट वर्ड, उसका मीनिंग क्या है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसका मीनिंग क्या है हमको पता है, बट कंप्यूटर को पता है क्या, नहीं। सो दैट ऑल आर डिफाइंड इन स्टैटिक लाइब्रेरीज। after it will linking with that, or after that static libraries will load, then it will create the executable code, or executable means sum.exe will be created। यानी सबसे पहले कौन सी क्रिएट होती है, जो हम क्रिएट करते हैं sum.c, then sum.obj, then sum.exe, sum.exe, and that
sum.exe will responsible for getting the output which you want, summation of two numbers, right? And it will load it into the CPU for the execution, and then user gets the output with reference to their input. जो भी input दिया होगा आपने 10 12 दिया है, उसको मैं अगर चेंज कर दूँ तो आउटपुट चेंज हो जाएगा. That is what exactly the execution of a C program execution life cycle, right? Again, anyone having any query in the C program execution life cycle? Kalani, is your doubt clear? Okay. Anyone? Okay then. I will ask only two questions. You can answer it. Uh, if we don't compile the program, then what will happen? Anyone? Compile अगर नहीं किया प्रोग्राम को तो क्या होगा? रन नहीं होगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा. करेक्ट. और एनीवन? राइट. राइट सर्वेश. उसमें एरर आएंगी. करेक्ट करेक्ट. आकांक्षा ने भी सही कहा कि वो आउटपुट ही नहीं देगा. करेक्ट. ठीक है. एनीथिंग एल्स? No. Okay. So compilation process is very important with respect to conversion of your simple source code into the object code. ठीक है. एस कंपाइलेशन अगर हम नहीं करते हैं तो सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि ये क्या है. ठीक है. जीरो और वन के फॉर्मेट में अगर वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट कोड यानी क्या, तो जीरो और वन का फॉर्मेट वो अगर हुआ ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि उसको तो समझता नहीं. जो भी आपने लिखा है हिंदी इंग्लिश मराठी ये तो समझते नहीं उसको, बट उसको ऑब्जेक्ट कोड समझता है क्योंकि वो जीरो एंड वन के फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में. दैट्स वाई द कंपाइलेशन इज रिक्वायर्ड. ओके. देन एरर भी आएगी, वो भी चीज़ एक है. बट अगर हम कंपाइल करते ही नहीं हैं तो एरर आएगी नहीं. करेक्ट. एरर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम एरर आने के लिए ही कंपाइल करते हैं कि एरर है क्या, इज देयर एनी एरर, फॉर दैट वी हैव टू कंपाइल इट, इट विल चेक इट. ठीक है. डिबगिंग भी सेम ही है. डिबगिंग क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन एरर चेक करता है. कंपाइल एक साथ सारे का सारा प्रोग्राम चेक करके उसके एरर जितनी भी होंगी वो आपको दे देता है. डिबगिंग स्टेप बाय स्टेप एरर देता है एक एक लाइन को चेक करके. देन अनदर क्वेश्चन इज, if we save that particular sum file as a .exe and then we will compile and execute, then will it run or not? Are you getting my question? हाँ. क्वेश्चन ये है कि अगर सम डॉट सी, यानी ये जो पार्ट है, ठीक है, सम डॉट सी, इससे क्या बनेगा, सम डॉट ओ बी जे कंपाइल करने के बाद उससे क्या बनेगा, लिंक होने के बाद सम डॉट ई एक्स. तो हमने डायरेक्टली ही अगर सम डॉट ई एक्स लिख दिया सेव करते टाइम पे, तो आप इसको अगर कंपाइल करोगे या फिर जो भी प्रोसेस करोगे रन, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा. इज इट पॉसिबल, यस और नो? एनी कमेंट? एनीवन? हेलो, एम ऑडिबल? ओके. ओके. सो हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? सम डॉट सी लिखते हैं हम, वो लिखने के बजाय हमने सम डॉट ई एक्स लिख दिया और उसको रन कर दिया, तो क्या आपका प्रोग्राम आउटपुट देगा क्या?
क्या हमें ये आउटपुट मिलेगा क्या? 10 + 12 22 मिलेगा? अवंतिका से नो, कल्याणी से नो। ओके, एनी रीजन बिहाइंड इट? वर्ड्स है उसमें मिसिंग वर्ड। ओके, यानी सम डॉट सी और सम डॉट एक्स। नो सर, मे बी। ओके, तेजस बोल रहा है कि नो सर, मे बी। ओके, एनीवन, एनीवन वांट टू ट्राई समथिंग? हाँ वही, यानी क्वेश्चन तो वही है कि ये अगर हमने लिया तो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, रन होगा कि नहीं? इट विल शो द एरर। ओके, एनीवन एल्स? यस, ये मेंशन ही नहीं है कहाँ पे? हाँ, हाँ, बट कन्वर्ट तो होता ही है ना EXE। आपने अभी स्टेप पूरे देखी ना, तो उसमें क्या हो रहा है, पहले सम डॉट सी बन रहा है जो हमने बनाया, बाद में उसका कन्वर्शन होता है कंपाइल होने के बाद सम डॉट ओबीजे में, बाद में उसका कन्वर्शन होता है लिंकिंग होने के बाद सम डॉट EXE में। हमको अगर अल्टीमेटली सम डॉट EXE ही चाहिए तो हम खुद ही दे देते हैं उसको सम डॉट EXE, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये मेरा सवाल है। आंसर सी में सेव है नहीं, आप पहले। हाँ, यस, यस प्रज्वल। एरर बताएंगे, ओके। हाँ, तेजस, तेजस वागवान है। तेजस, सम डॉट सी। हाँ नहीं, मेरा बोलना ये है कि सम डॉट सी लिखने के बजाय हम लिख रहे हैं सम डॉट EXE डायरेक्टली, यानी सी भी नहीं लिखना, ओबीजी भी नहीं बनाना, और डायरेक्टली EXE लिख लेना एंड देन रन करना। तो फिर क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा? नो, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड, सिंपल यानी एक आंसर है कि सी इज़ द स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली बात तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ओबीजे क्यों बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कोड क्यों बन रहा है, ठीक है? क्योंकि आपके प्रोसेसर को यानी कंप्यूटर को ये पता होना चाहिए कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो क्या है, करेक्ट? तो इसलिए हम उसको पहले करते हैं C.C में सेव, और उसको फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। यानी वो बिल्ट इन फंक्शन है, कंपाइल होने के बाद वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, डॉट ओबीजे में। और उसके बाद फिर उसकी EXE बनती है, एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है, अगर उसमें एरर नहीं है तो, ठीक है। जो सिस्टम लाइब्रेरी है उसके साथ लिंक होने के बाद उसकी EXE बनती है और वो EXE एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि आप अगर शॉर्टकट इसमें इस्तेमाल करते हो तो इस सी की जगह पे हमने वो डायरेक्ट ओबीजे लिया या फिर डायरेक्ट EXE लिया, ठीक है, तो वो प्रोग्राम रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। एम आई राइट? इंग्लिश जो लिखी है, इंटीजर, ये ए बी जो भी लिखा है हमने, सम इक्वल टू, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में रह जाएगा, वो कंप्यूटर को नहीं समझेगा, पहली बात। तो वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज में नहीं है। दूसरी बात, परफॉर्म क्या करना है, ये जो प्लस ऑपरेशन है, एडिशन, इसको एज अ ऑपरेटर बोला जाता है, इट इज़ अ अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है दो ऑपरेंड्स के ऊपर, दोनों को मिलाता है, वो ऐड करता है, ठीक है। ऑपरेटर ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेट होता है, उसको ऐड करता है या फिर सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐड करेगा, उसका जो मीनिंग है
वो भी डिफाइन नहीं किया गया, सो दैट ये भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन is having an answer like it is a structured programming language, and as per the structured programming language, your static libraries or the system libraries should link with the current code. Along with that, the preprocessor should be added, and whole that program should be converted into the binary language so that system can understand it. अगर सिस्टम को अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है तो सिस्टम कुछ भी आउटपुट नहीं देगी। इवन इफ वो आपको एरर भी ये देगी कि देर इज़ नो इनपुट, यानी सीधा बोल देंगे सिस्टम, यानी जो कंसोल विंडो जहाँ पे एरर मिलती है आपको, तो बोलेंगे इनपुट ही कुछ नहीं दिया आपने इसलिए आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। so that may be the possibilities. So these steps are very important. So if you remember the previous steps, you can follow that particular steps. Otherwise we will have this OR section where we can have 6 steps, ठीक है। या फिर इसके पहले का जो आंसर है वो अगर आपको अच्छे से समझ गया होगा, सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड, एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड, नो एरर, ये समझ गया होगा तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद का ये जो डायग्राम है, सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। आई गेस नोट्स में मैं दोनों के दोनों सॉल्यूशंस दे दूंगा, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको समझा है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो होप there is no confusion regarding to the C program execution life cycle. Now we're moving towards the one of the important question, that is, थोड़ा font छोटा है, okay, is it visible? Sorry, please repeat. Yeah, actually, I just read that particular part of our syllabus. उसमें एक्चुअली सब रूटीन जो दिया है वो भी इसमें ही है, ये जो सब रूटीन है। हाँ, तो इसमें क्या बोला उन्होंने, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर रिटन इन 3 वेज। ये जो पार्ट मैंने बाद में पढ़ा, ठीक है, इसमें उन्होंने डायरेक्ट ये जो फ्लोट, एरिया, ये जो एग्जांपल लिया है, ठीक है, इंटीजर, कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन, बट फंक्शन होता क्या है ये पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। और यहाँ पे मैंने जो INT लिखा हुआ है उसके सामने जो एरिया लिखा हुआ है ये है फंक्शन, तो ये कहाँ से आया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको अगर देखनी है तो सबसे पहले रिक्वायर्ड है सी टोकन। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको लग रहा होगा, बट वो सिक्वेंशियल नहीं है, इट इज़ अ रैंडम नंबर्स गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन बैंक थी जहाँ पे ऑफलाइन पेपर होते थे ना, तो उसकी क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने सॉल्व किया था एज एन नोट्स, तो उसका वो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो आफ्टर सी टोकन्स वी विल स्विच टू द सब रूटीन्स, बिकॉज सब रूटीन यानी क्या है, तो डायरेक्टली फंक्शन से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन रहते हैं, और हम डील करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के साथ इन केस ऑफ अ सब रूटीन। बट उसके पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि फंक्शन यानी क्या होता है, फंक्शन के साथ और कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। तो विल सी द फर्स्ट सी टोकन्स, राइट। So in case of a C tokens, the question may be asked like this, that explain the C tokens in brief with the example, or describe the following with the example: keywords, identifiers, character sets, data type, constants and variables। और एक चीज़, हमने अब तक के जो भी प्रोग्राम सैम्पल प्रोग्राम्स देखे जिसमें हमने डेटा टाइप्स यूज़ किया है एज ए इंटीजर, बट एक्चुअली डेटा टाइप होता क्या है ये दिया ही नहीं था। ये है हमारे सिलेबस, अगर सिलेबस देखा होगा आपने, सिलेबस में एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझे दिखाई दी है, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि सिलेबस रिसेंटली डिज़ाइन किया हुआ है। इन केस ऑफ सेकंड यूनिट में उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले बेसिक्स, स्ट्रिक्ट सी का जो बेसिक है जो अभी हमने देखा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। बाद में बेसिक प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ सी सच एज अ प्रिंटिंग मैसेज। अब सबसे पहले ये बात है
कि अब आपको प्रिंटिंग अगर एक सादा मैसेज भी प्रिंट करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रिंटफ क्या है, वॉइड मेन क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इसमें आपको इंटीजर वेरिएबल्स लेने हैं, फ्लोट वेरिएबल्स लेने हैं। तो ये इंटीजर और फ्लोट क्या होता है, बाद में दिया उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका एक फॉर्मूला आएगा दोनों का अलग अलग। ठीक, तो वो जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ रहेगी, वो वेरिएबल्स, उसका डेटा टाइप्स, उसका कांस्टेंट या फिर उसके वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्टोरेज क्लास, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बाद में रहने से ज़्यादा वो पहले अगर हम पढ़ते हैं तो फिर ये प्रोग्राम हमको अच्छे से समझ में आएंगे। सो दैट्स व्हाई वी shuffle the content from थर्ड क्वेश्चन टू द फिफ्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पहले लेने से पहले हमने फिफ्थ क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी है कि सी टोकन्स क्या, दैट यू नो एवरीवन दैट टोकन इज व्हाट, टोकन मिलता है हमको, यानी अगर हम समझो अभी डीमार्ट में अगर आप जाते हो तो डीमार्ट में या फिर सीसीडी में अगर जाते हो कि या फिर कहीं ऐसी जगह पे जाते हो कि जहाँ पे वेटिंग वगैरह ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक टोकन सिस्टम रहती है, एक नंबर दिया जाता है, या फिर एक कार्ड टाइप सिस्टम कुछ तो भी रहती है वो दी जाती है, उसके ऊपर एक नंबर रहता है। सो इफ़ दैट नंबर इज अपियरिंग ऑन अ स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन जो रहेगी, तो आपको वहाँ पे काउंटर पे जाना पड़ता है, करेक्ट, इज इट सो? टोकन सिस्टम ऐसी रहती है, यस और नो? हेलो, 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 एम ऑडिबल? ओके ओके, I didn't get any response, uh, and all of the sudden network will stop, stop the connection stop हो गया था और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। सिलेबस के जब डिस्कस किया हमने, वो आपको सुनाई दिया? ओके ओके, so moving further about the C tokens, now token is just what exactly, अगर आप कहीं पे जाते हो तो आपको वेटिंग जो लाइन रहती है उसमें अगर आपका नंबर रहना चाहिए तो आपको कुछ टोकन या फिर नंबर्स दिए जाते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड, वो आपको फिर कॉल करते हैं कि 10 नंबर का टोकन, फिर नंबर का 15 नंबर का 18 नंबर का, दैट टोकन सिस्टम वाज देयर। सो एज पर same that concept, the C token is divided into the number of C tokens. Like in a C program, the smallest individual unit are known as a C token. C has, okay, that was also lost. Sorry. Right now, okay, okay. So the C token is divided into the smallest individual units that are nothing but the particular C tokens. That C token has the 6 types of different, you can say that smallest individual parts that are written as keyword. पहला जो है वो कीवर्ड है,
देन आइडेंटिफायर, देन है कांस्टेंट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स. So when we are talking about the first keywords, it's just like that कि जब भी हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं तो बोलते बोलते कुछ ऐसे वर्ड्स जो रहते हैं जो हमारे एकदम ध्यान में रह जाते हैं, यानी हम उसको कभी नहीं भूलते. सो दैट वाज अ रिमार्केबल वर्ड्स. और इफ यू रीड द सम बुक्स, either that books are related to your subject or some autobiography or any story books, in that there are the some words which are remarkable, that is called as the keywords. Okay, in C some keywords that are reserved one, उसको आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, they are special one, right? Then identifiers, with the help of that you can identify the data that we will give to the system. आइडेंटिफायर का हम उस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं. Then the constants like pi, gravitational g. Then if the variable is declared a equal to 10, यहाँ पे मैंने जो डिक्लेयर किया है सम में, that sum a equal to 10. So 10 is what a constant value. इसमें कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं है because it is the integer value. 10.15 अगर मैं बोलता हूँ that becomes a float value, right? वो फ्लोटिंग है, 10 to 11 के बीच में फ्लोट कर रही है, बट 10 इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट कांस्टेंट वैल्यू. देन द स्ट्रिंग्स, हम हमारा नाम लिखते हैं तो दैट नेम इज व्हाट अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. उसमें का एक कैरेक्टर अगर कंसिडर करते हैं तो उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, सिंगल कैरेक्टर ए बी, ठीक है. और ए बी सी डी ई एफ जी ये कंप्लीट अगर एक कॉम्बिनेशन है दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग. देन there is a special symbols which are predominantly used in a C program, जैसे curly braces है, opening curly braces, closing curly braces. बाद में सेमी सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं, इंटीजर मेन के बाद लिखते हैं हम, मेन के बाद में जो भी लिखते हैं, ठीक है. सो दीज आर, एंड देयर आर द ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर है, बाद में लॉजिकल ऑपरेटर है, बाद में डिराइव्ड ऑपरेटर्स है, मल्टीपल ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड एज अ सी टोकन. So we'll start with first, that is nothing but the keywords. That keywords, every C word is classified as either keywords or an identifier. All the keywords have fixed meaning and these meanings cannot be changed. Correct? जैसे हम कुछ शॉर्टकट में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, जब भी हम अपने फ्रेंड सर्कल में पार्टी में जाते हैं तो हम वहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं TTMM. That anyone knows the meaning of TTMM? एग्जैक्टली, यानी जब भी फाइनेंशियल एक्सचेंज आता है कि भाई बिल देना है, ठीक है, पार्टी तो हो गई. आजकल पार्टी बहुत हो रही है क्योंकि वो एक आया ना बीच में, एक सॉन्ग हो रहा है, ये हम हैं, ये हमारे फ्रेंड. हाँ, तो ये जो हो रहा है, ठीक है, पार्टी हो रही है, एग्जैक्टली. तो ये पार्टी तो हो जाती है, बट जब बिल देने का विषय आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तब वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है. वहाँ से बहुत से लोग निकल लेते हैं, खिसक लेते हैं, ठीक है. और वहाँ पे उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है कि भाई तू तेरा दे, मैं मेरा देता हूँ. दैट इज़ अ TTM. सो इट इज़ नोन टू एवरीवन, राइट? सो दैट इज ऑल्सो फिक्स वन कीवर्ड विच वी यूज्ड. और व्हेन वी कॉल टू योर फ्रेंड्स, आप किसी को अगर बुलाते हो तो पहले तो ऐसा रहता था, आने हमारे टाइम पे यानी 2010 के पहले वगैरह एक चीज़ मैंने देखी थी कि हम हमारे फ्रेंड्स को बुलाते भी थे तो उसके सरनेम से भी नहीं बुलाते थे, उसके नाम से भी नहीं बुलाते थे, पापा के नाम से बुलाते थे, ठीक है. मैंने वो रहता था कि भाई उसका खुद का नाम नहीं बोलना, उसके पापा का नाम बोलना, ठीक है. तो वो इमीडिएटली ध्यान देता था क्योंकि मेरे पिताजी का नाम कौन बोल रहा है, तो इमीडिएटली ध्यान देता. उसका नाम बोलो तो वो ध्यान भी नहीं देता था. दैट वॉज अ पार्ट. तो ये कीवर्ड है कि विद दैट यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर पर्सन. दोस्तों में ये चीज़ें बहुत बार होती है कि अगर हम उसको प्यार से अच्छे से उसके खुद के नाम से बुलाएंगे तो वो कभी ध्यान नहीं देगा, और वही कुछ गलत नाम से अगर बुलाते हैं तो वो पहले ध्यान देता है कि हाँ क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं. सो दैट मीन्स मीनिंग ऑफ अ कीवर्ड्स विच आर फिक्स. सी में भी ऐसे बहुत से कीवर्ड्स हैं जो फिक्स है, वो आप किसी और चीज़ के लिए
अल्टरनेट यूज़ के लिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. So the list of these keywords is below. First keyword, that is auto. Auto is the one keyword through which we can get the variable. अगर आप जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू आपको अगर फिक्स करनी है तो उसको आप कांस्टेंट एज ए करके डिक्लेयर कर देते हो, वो फिक्स हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए. ठीक. और अगर उसको ऑटो रखते हो, ऑटोमेटिक अगर रखते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक चेंज भी कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप. ठीक है, जिसमें उसको आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट किया जाता है. वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट. जस्ट लाइक दैट कि अगर आपने पेपर सॉल्व कर दिया, पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, उसके कुछ मार्क्स मिल गया. फिर सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आपने तो वो भी चेक हो गया, उसके मार्क्स ऐड हो गए. तो ये क्या हो रहा है, आपके मार्क्स प्लस प्लस हो रहे हैं, यानी वो इंक्रीमेंट होते होते जा रहे हैं. और जब लास्ट क्वेश्चन चेक होगा आपका, दैट विल बी द फाइनल टोटल वी विल गेट. राइट. सो दैट वाज ऑटो इंक्रीमेंट. देन डबल. डबल ये जो डेटा टाइप है एक्चुअली. देन इंटीजर. देन ब्रेक. एल्स. लॉन्ग. लॉन्ग भी एक डेटा टाइप है. स्विच. स्विच केस. इनम. रजिस्टर. टाइप डेफिनेशन. कैरेक्टर ये भी एक डेटा टाइप है. एक्सटर्न. रिटर्न. यूनियन. कांस्टेंट. फ्लोट. फ्लोट एक डेटा टाइप है. शॉर्ट. अनसाइन. कंटिन्यू. कंटिन्यू एक कीवर्ड है जिसमें कंटिन्यू को आप इसलिए यूज़ कर सकते हो कि अगर 10 स्टूडेंट के आपको मार्क्स लेने हैं, उसमें से 5 स्टूडेंट के आपने लिए और छठे स्टूडेंट का वो जो भी स्टूडेंट्स है वो अपसेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे. करेक्ट. फर्स्ट टू फिफ्थ स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए, सिक्स वाले के नहीं आएंगे, तो वो सिस्टम रुक जाएगी. इन दैट केस वी हैव टू यूज़ द कंटिन्यू एज अ कीवर्ड. तो 7 पे जंप कर देगा नेक्स्ट इमीडिएटली जो रहेगा, और फिर उसके मार्क्स वो लेते जाएगा 7, 8, 9, 10, यानी टोटल 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे आपके पास, एक स्टूडेंट अपसेंट है. सो फॉर दैट कंटिन्यू इज यूज. देन फॉर. साइन. वॉइड. वॉइड तो बहुत बार सुना भी है अभी आपने, और इसके पहले भी अगर प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ भी डेटा देखा होगा तो उसमें वॉइड यानी नथिंग. वॉइड यानी क्या होता है, नथिंग, ये आया होगा. सो दैट इज अ पर्टिकुलर कीवर्ड. डिफॉल्ट. गो टू. साइज ऑफ. वोलाटाइल. डू. इफ. स्टैटिक एंड वाइल. ठीक है. इसमें से कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं. डू वाइल एक नाम का एक फंक्शन है, गो टू नाम का एक फंक्शन है, इफ नाम का एक फंक्शन है, इफ एल्स नाम का एक फंक्शन है, कंटिन्यू ये तो कीवर्ड है, और कुछ डेटा टाइप्स. तो बोलने का मतलब ये है कि दीज आर द कीवर्ड्स विच आर हैविंग देयर फिक्स मीनिंग एंड दैट कैन नॉट बी चेंज बाय एनी वन. ठीक है. तो वो जो डिज़ाइनर ऑफ अ सी लैंग्वेज है, Dennis Ritchie and his team, and later on many people added the many things into the C language. They fix these keywords and their uses. जो भी इनके यूजेस है वो भी उन्होंने फिक्स करके रखे हैं. ठीक है. तो दीज आर द फ्यू कीवर्ड्स. उसमें से कुछ जो है वो आप डे टू डे इसमें प्रोग्रामिंग में यूज़ करोगे तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएंगे जब भी आपको पूछे जाएंगे. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 7 मार्क्स के लिए या 13 मार्क्स के लिए, तो आउट ऑफ दिस ऑल आपको 10 कीवर्ड्स भी आपने लिखे तो भी इनफ. ठीक है. 10 अगर इजीली आप याद कर सकते हो. इफ एल्स. डू. वाइल. देन इंटीजर. फ्लोट. कैरेक्टर. बाद में वॉइड. उसमें से 10 आप तो कोई भी रिमेंबर कर सकते हो. ठीक है. देन मूविंग टुवर्ड्स आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स refers to the name of the variables, functions and arrays. अब ये array का जो concept है, it is what one of the important concept in case of a C language. इसको एक शॉर्टली मैं एक लाइन में आपको बता सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स का डेटा हमको कलेक्ट करना है, ठीक है, तो एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, एक स्टूडेंट का डेटा लोगे, दूसरा वेरिएबल कलेक्ट लोगे आप दूसरे स्टूडेंट के लिए. ऐसे अगर आपको एक सिंपल सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा है तो आपको 50 वेरिएबल्स लगेंगे. एम आई राइट. 50 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, सिर्फ नाम ही लेना है, ओनली नेम. तो नेम देने के लिए आपको डेटा टाइप लगेगा, जो भी है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, जो भी है. तो 50 स्टूडेंट्स के लिए 50 वेरिएबल्स लगेंगे.
अब उनके मोबाइल नंबर्स लेने हैं। मोबाइल नंबर यानी क्या हो गया, तो वो तो इंटीजर टाइप में चला गया, ठीक है। इंटीजर में भी वो स्टोर नहीं होता, वो जाएगा आपका अनसाइंड इंटीजर, यानी उसकी साइज ज़्यादा लगेगी आपको। देन वो समझो इंटीजर है, तो उसके लिए फिर 50 वेरिएबल्स लगेंगे। अब स्टूडेंट के आपको मोबाइल के साथ ईमेल आईडी भी चाहिए, तो फिर से 50 वेरिएबल्स लगेंगे। एड्रेस भी चाहिए, फिर से 50 वेरिएबल्स लगेंगे। यानी कुल मिला के आपने अगर 5 फील्ड एक स्टूडेंट की अगर ली, नेम, देन उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड स्टूडेंट आईडी या फिर कॉलेज नेम, जो भी आपको लेना है, ठीक है। ये 5 चीज़ अगर आप लेते हो एक स्टूडेंट के, तो 5 वेरिएबल्स दैट यू रिक्वायर, राइट। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट। 50 स्टूडेंट्स हैं और हर किसी को 5 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, तो 5 इंटू 5 25, करेक्ट। सो 50 इंटू 50, 2500 वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आप ए बी सी डी को यूज़ करते हो वेरिएबल्स के लिए, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, करेक्ट। 2500 वेरिएबल्स कहाँ से लाना, अल्फ़ाबेट तो इतने है भी नहीं, बराबर है। और उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं कर सकते हम, ए बी बी सी सी, कितने करेंगे और याद कितने रखेंगे। सो फॉर दैट ambiguous situation we require one of the strong derived function और a tool, फंक्शन नहीं बोलेंगे उसको, हम टूल बोलेंगे। दैट टूल इज नोन एज अ एरे। एरे की डेफिनेशन बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट stored in a consecutive memory location। रोल नंबर 1 है, तो उसके बाद रोल नंबर 2 ही आएगा ना, 3 थोड़ी ना आएगा, राइट। यानी 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। कंसेक्यूटिवली सब रोल नंबर्स एक के पीछे एक के पीछे एक आने चाहिए, करेक्ट। यानी क्या है, तो रोल नंबर ये जो फील्ड है वो तो नंबर रहेगी, उसमें कभी किसी का रोल नंबर रहता है क्या 2.5? नहीं, सर्टनली नॉट। 2.5 ये नंबर रोल नंबर नहीं रह सकता। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, डिक्लेयर द रोल नंबर एज अ इंटीजर और उसका एक एरे लो। बाद में कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर यानी नाम, किसी का नाम नंबर के हिसाब से रह सकता है क्या, 72 सिंह, 76 सिंह, सुना है नहीं, 73 सिंह, हाँ। तो ऐसा, हाँ ऐसा किसी का नाम रह सकता है कि भाई 76 लिख दिया और उसके नाम में आगे सिंह लिख दिया, 76 सिंह, 76 सिंह, ठीक है। वो सिर्फ मूवी में होता है, अक्षय कुमार, जनरली नहीं होता है, ऐसा किसी का नाम नहीं रहता, ठीक है। तो कैरेक्टर बेस्ड नाम रहेगा। तो 50 स्टूडेंट के लिए एक ही कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करो, क्योंकि एरे की डेफिनेशन क्या बोलती है, कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। यानी ऐसे एलिमेंट्स को आप कलेक्ट करो जिनका डेटा टाइप एक ही है, यानी कॉमन है। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही सिर्फ, इंटीजर है तो इंटीजर सिर्फ, फ्लोट है तो फ्लोट, ठीक है। और उनको मेमोरी में भी लोकेशन जो दोगे आप, स्टोरेज लोकेशन, वो 1 बाय 1 दो। अगर कोई फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर्ड होता है, तो उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड फिर सेवन एंड अप टू सो ऑन 50 लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन टू द 50 लोकेशन, सभी के सभी एक के पीछे एक स्टोर होने चाहिए। दैट वाज द concept of a array. So identifier that refers to the names of the variables, functions and arrays. These are user defined names. अब ये जो है ये यूज़र डिफाइंड है, क्योंकि सी में एरे नहीं था, सी में एरे को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, यूज़र डिफाइंड है वो। बोथ द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर परमिटेड बीइंग एज आइडेंटिफायर। द अंडरस्कोर कैरेक्टर इज ऑल्सो परमिटेड इन द आइडेंटिफायर। यानी आइडेंटिफायर यानी क्या होता है, ये अगर पूछा गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस के नेम्स, एरे का जो नेम भी रहेगा वो भी, एंड उसमें अपर केस, लोअर केस एंड अंडरस्कोर दैट आर अलाउड। तो ये दो तीन ही चीज़ें हैं जो आइडेंटिफायर्स, राइट। So there are some rules while writing the particular
identifiers. Only 5 minutes that we require more. Okay. So the rules for identifiers are: first character must be an alphabet. उसका जो भी पहला कैरेक्टर रहेगा वो अल्फ़ाबेट रहेगा और अंडरस्कोर रहेगा. It must consist of only letters, comma, digits और अंडरस्कोर. एक तो लेटर चलेगा या फिर डिजिट चलेगा या फिर उसमें अंडरस्कोर हम लिख सकते हैं. ठीक. Then only first 31 characters are significant. 31 कैरेक्टर्स यानी क्या? तो उन्होंने कुछ ऐसे फिक्स कैरेक्टर्स डिफाइन करके रखे. ओनली दैट कैरेक्टर्स दैट यू कैन यूज. रेस्ट ऑफ द अदर कैरेक्टर्स यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ टू यूज इट. टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स? कितने हैं? 26. ठीक है, तो वो 26, हाँ 26 तो इंक्लूडेड है, प्लस कुछ ऐड किए हुए हैं, ऐसे टोटल 31 है. एंड दैट आर सफिशिएंट. 5 ऐड किए उन्होंने, दैट आर सफिशिएंट. उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं करते हैं. आइडेंटिफायर कैन नॉट यूज़ द कीवर्ड्स, जो हमने पहले देखे कीवर्ड्स. ठीक है, फ्लोट, ऑटो वगैरह ये जो हमने देखे, तो वो सारे के सारे कीवर्ड्स वो यूज़ नहीं कर सकते हैं. देन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस. ये जो हम स्पेस बार जो देते ना, यहाँ पे समझो ये वाइट एंड स्पेस, इसके बीच में जो स्पेस है ये, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? वाइट स्पेसेस. क्योंकि वो ब्लैंक रहता है. उसको ब्लैंक स्पेसेस भी बोल सकते हैं अगर आपकी स्क्रीन ब्लैंक है तो. स्पेस स्पेस होती है, राइट. उसका कलर जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वही रहेगा. तो दे कॉल्ड इट एज अ वाइट स्पेसेस एंड दैट आर नॉट contained by the identifier. Then the uppercase and the lowercase are significant. जैसे 31 character significant है, like uppercase and lowercase that are also significant. They can be used. The next one is the constant that we will see tomorrow. That जो भी constants रहेंगे, न्यूमरिक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, उसके भी और बाइफर्गेशंस है, उसमें डिवाइड होता है. ठीक है, और उसके बाद आएगा कॉन्स्टेंट्स के बाद हमारे इसमें स्ट्रिंग्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स. आउट ऑफ दिस 6, ऑपरेटर इज द पार्ट विच वी विल टेक इन द थर्ड यूनिट. आप उसको थर्ड यूनिट में देखेंगे क्योंकि उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है डिटेल में. बट सी टोकन में से जो 5 पहले पार्ट्स है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स, that we will see in second unit, right.